नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो परीक्षा मंथन नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसका जो वार्षिक संकलन है, वार्षिकी आई हुई है विशेषांक, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और जो अन्य बीपीएससी आईएएस जो एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये पूरे साल भर का एक करंट अफेयर्स का संकलन प्रस्तुत करती है। उसी क्रम में आज हम आपके सामने जो राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन है, जो दूसरा सेक्शन जो है, पहला जो सेक्शन था परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य, उनको हम आपके समक्ष 3 वीडियो के माध्यम से हम अपलोड कर चुके हैं। इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें करंट अफेयर्स मैगजीन नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो वो आपको सेक्शन मिल जाएंगे तीनों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और उसी क्रम में आज हम दूसरा जो एक नया सेक्शन हमने उठाया है राष्ट्रीय परिदृश्य नाम से, तो आज हम उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत बड़ा सेक्शन तो नहीं होगा, वीडियो करीब 30 से 40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, और लेकिन ये पूरे देश में जो भी साल भर में हुआ है, जो नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जो कार्यक्रम है, जो उन सब की बहुत अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करता है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए और स्किप मत करिएगा। मैंने खुद ही इसको छोड़ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं केवल उन्हीं पर डिस्कशन किया है। अगर हम पूरा डिस्कशन कर देते तो ये 1-1 घंटे के कम से कम 3 वीडियो बन जाते। तो मैंने कोशिश किया है कि जो केवल महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं केवल उन्हीं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो पर नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा ऑलरेडी। और उम्मीद करता हूं कि आपके पास हमारे सारे जो वीडियोस हैं वो समय से पहुंच रहे होंगे। पहला जो राष्ट्रीय परिदृश्य में जो पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो है बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार सामग्री। 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बच्चों से जुड़े अश्लील कृत्यों को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना, रखना, वितरित करना या प्रदर्शित करना अपराध है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से पॉक्सो अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार सामग्री शब्द जो है प्रयोग करने की सलाह दी है, ताकि अपराध की गंभीरता को अधिक सटीकता से दर्शाया जा सके। नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि में शामिल होना या ऑनलाइन इससे संबंधित कुछ भी खोजना, बनाना, संग्रहित करना, देखना या सुविधा प्रदान करना, कुछ भी, ये सब अवैध है। ये धारा 15 के अंतर्गत अपराधों को अपूर्ण अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है अपराध करने की दिशा में किया गया प्रारंभिक प्रयास। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है, बिहार समेत देश भर में पारंपरिक लोकगीतों का पर्याय बन चुकी पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित बिहार कोकिला, इनको बिहार कोकिला के उपनाम से जानते थे, शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1980 में ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पर गायन से शुरुआत की थी और मैथिली गीतों के जरिए शुरुआत की थी। उसके बाद हिंदी, भोजपुरी, बज्जिता, मगही, इन सब भाषाओं में भी गीत गाए। वो विवाह गीत गाती थी, छठ गीत गाती थी, और ये सब विदेशों तक में लोकप्रिय थे। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में इन्होंने फिल्मी गीत भी गाए थे। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए। इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। और किसने मनाया? पेयजल स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह वर्षगांठ मनाई। कि इसका उद्देश्य क्या है? किसी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय वहां एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ न पाया जाए। पाया न जाए चाहे करता हो। इस मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और 2 अक्टूबर 2019 को लगभग 6 लाख गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया। ये जो स्वच्छता मिशन है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 10 वर्ष पूरे हुए हैं, 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें कब शुरू किया गया था और
कौन कौन उसमें जो है नामित था, ये सब कुछ देख लीजिएगा। ऑस्कर के दौड़ में शामिल लापता लेडीज, जो ये लापता लेडीज नाम की अभी मूवी आई थी, इसको भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर ने इस बार लापता लेडीज को जो है भारत की ओर से भेजा गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की ओर से इसे आधिकारिक रूप से ऑस्कर में भेजने की घोषणा की है। असमिया निर्देशक जानू बरुआ की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने सर्वसम्मति से आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज को अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करने वाली फिल्म है। जिन भारतीयों को ऑस्कर मिलने का सौभाग्य मिला है, उनमें सत्यजीत रे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फिल्मों को तो कोई ऑस्कर नहीं मिला, पर 1992 में उन्हें जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले 1983 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी में सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए भानु अथैया को ऑस्कर मिला था। 83 में रिचर्ड एटनबरो को मिला था गांधी में सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए, और 1992 में सत्यजीत रे को मिला था। और ऑस्कर में भारत को एक बड़ी सफलता 2009 में मिली, जब स्लम डॉग मिलियनेयर के एक गीत, संगीत और ध्वनि श्रेणियों में 3 भारतीय गुलजार, AR रहमान और रसूल पुकुट्टी को ऑस्कर मिलने पर जय हो गई। 2023 के ऑस्कर में भारत को 2 ऑस्कर और मिले, एक सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स और दूसरा RR के गीत नाटू नाटू के लिए चंद्र बेस और MM किरवानी को मिला। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है किसने? महाराष्ट्र राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा करने वाला वो महाराष्ट्र जो है देश का पहला राज्य बन गया है। और ये फैसला क्यों किया है? तो वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय का महत्व है। मानव आहार में देसी गाय के दूध की बहुत उपयोगिता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति, जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के दूध, गोबर, गौमूत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उसको जो है राज्य माता का दर्जा दिया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट। हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 के लिए आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार जो देश में कुल बेरोजगारी दर है वो विगत वर्ष के समान 3.2% पर बनी हुई है। विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए नौकरी बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.3% से घटकर 23-24 में 2.5% रह गई है। शहरी क्षेत्रों के लिए यह 7.7% से घटकर 5.1% हो गई है। और भारत में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 6.1% है से घटकर 3.2% हो गई है, और महिलाओं के लिए भी 5.6% से घटकर 3.2% ही रह गई है। ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अंतर्गत कार्य करता है। इस जो आंकड़े हैं इनका उपयोग योजना, नीति निर्माण, निर्णय समर्थन, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए सरकार के विविध विभाग, मंत्रालय, संगठन, शिक्षाविद, शोधकर्ता और विद्वान इसका उपयोग करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। पटना के निकट बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। आगे देखें ड्राई पोर्ट होता क्या है। ये ड्राई पोर्ट को हिंदी में तो कहेंगे शुष्क बंदरगाह, और इसको एक और नाम देते हैं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो। ये कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह, हवाई अड्डे से दूर एक रसद लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करता है। अर्थात अगर आप विदेश से कोई सामान कंटेनर भेजना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, तो आप यहीं पर अपना कंटेनर रिसीव करा देंगे, या अगर आप आयात करना चाहते हैं तो इसी एड्रेस पे, इसी बंदरगाह से आप रिसीव भी कर सकते हैं।
वर्तमान में भारत में लगभग 330 से अधिक ड्राई पोर्ट कार्यशील हैं। समुद्री हवाई बंदरगाह अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है और माल की कुशल आवाजाही की सुविधा रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग पावना चित्रा का आवरण किया गया। यह स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं पर संचालित एक ऑफ ग्रिड स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। इसे स्थानीय सामग्रियों से तैयार किया गया है और प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया का नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बताता है कि इस समय वायु की गुणवत्ता कैसी है, कितना PM 2.5 है, कितना PM 10 है, कितना CO2 है, कितना सल्फर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 को जारी किया है। इसमें केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सूचकांक में क्रमशः दूसरा और तीसरे स्थान में है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सिंधु जल समझौते संधि में संशोधन। हाल ही में भारत द्वारा घोषणा की गई है कि वह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है। भारत द्वारा संधि के अनुच्छेद 12(3) के अनुसार संधि में संशोधन की मांग की गई है। भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों से किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे को हल करने से इनकार कर रहा है। अभी वर्तमान में सिंधु जल समझौता है क्या? सिंधु नदी तंत्र जो है उसमें 6 नदियां हैं, सिंधु और पंजाब की 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र बेसिन को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के द्वारा साझा किया जाता है, जिसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान है। छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी शामिल किया जाता है, जो उनका बेसिन है। नदी कोई अफगानिस्तान में नहीं जाती है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर, मतलब पाकिस्तान को पूरा अधिकार है लेकिन घरेलू उपयोग जो है ये छोड़कर, इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया, अर्थात वो पानी को रोकेगा नहीं, भारत पानी को बहने देगा लेकिन वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। यह है सिंधु जल समझौता। राष्ट्रीय पार्टी और उनके चिन्ह। भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, आप, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, CPIM और NPP। इसके अलावा 2023 तक भारत में 56 जो है आधिकारिक मान्यता प्राप्त दल भी हैं। और 10 अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग ने 3 पूर्व राष्ट्रीय दल TMC, तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP महाराष्ट्र और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था उसको रद्द कर दिया। इसके बाद ECI ने अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। अब वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल, जो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा, 28 दिसंबर 1885 AOHUM। फिर तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, हसिया और हथौड़ा, माकपा इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 7 नवंबर 1964। आम आदमी पार्टी, झाड़ू और 26 नवंबर 2012। बहुजन समाज पार्टी, हाथी, बसपा 14 अप्रैल 1984। नेशनल पीपुल्स पार्टी, किताब है इसका चिन्ह, 6 जनवरी 2013 को इसका गठन हुआ। इसमें जो सबसे नई पार्टी है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब है, जिसने बहुत जल्दी ही ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन।
अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को जो है मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो और जो हम पाम ऑयल का आयात करते हैं लगातार मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों से, वो हमारी निर्भरता समाप्त हो जाए। और आयातित तेलों पर भारत की जो आयात की निर्भरता है वो 57% से घट के 28% ले आवे। इस मिशन में मुख्यतः सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख फसलें हैं। सूरजमुखी हम जो है रूस, यूक्रेन और तजिकिस्तान आदि देशों से मंगाते हैं, और जो पाम ऑयल है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों से आता है। अगला जो है मुख्य वो है 21वीं पशुधन गणना। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महामारी निधि परियोजना और पशुधन जनगणना शुरू की है। यह पहली बार है कि जो पशु जनगणना है वो मोबाइल ऐप से होगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि सिर्फ 4 महीने में ही पूरे देश में पशुओं की गणना पूरी कर ली जाएगी। ये इस बार जो पशु गणना हो रही है उसमें छुट्टा जानवर जैसे गाय, कुत्तों, इन सबको भी शामिल किया जा रहा है। पशुधन जनगणना नीति निर्माण में पशुओं को बीमारियों को सीमित करने की प्रमुख भूमिका निभाएगी। पहली बार जो पशुधन गणना हुई थी वो 1919 में हुई थी। इसके बाद से प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार पशु गणना की जाती है, और 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी। उसके बाद अब ये 2024 में 21वीं पशुधन गणना आयोजित होगी। पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पहल पंचायती राज मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन सबकी एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारी को बढ़ाना, और इससे देश भर के किसानों को लाभ होगा कि सूखा और अतिवृष्टि, बाढ़, इन सब मौकों पे स्थानीय स्तर पे ही निपटने की ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी। मणिपुर में AFSPA आफ्स्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये मणिपुर में सशस्त्र बल अधिनियम आफ्स्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये क्यों बढ़ाया गया है, ये है क्या चीज जो आफ्स्पा है? वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार जो वायसराय थे लिनी लिथगो ने सशस्त्र बल अध्यादेश 1942 में जारी किया था। इस अध्यादेश की तर्ज पर भारत सरकार ने 1947 में बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण जो दंगे हो रहे थे उनसे निपटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। इन्हीं अध्यादेशों को बाद में सैन्य बल अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया, तो इनको आफ्स्पा कहा गया। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अतुल्य भारत कंटेंट हब। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल पर अतुल्य भारत कंटेंट हब शुरू किया है। यह एक व्यापक डिजिटल संग्रह है। इसमें भारत में पर्यटन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का समृद्ध संग्रह है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में यात्रा व्यापार के लिए अतुल्य भारत पर अपनी जरूरत की हर चीज को एक ही स्थान पर एक्सेस करना और सुविधाजनक बनाना है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। यह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरती हुई भूमिका को प्रदर्शित करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन के लिए स्वाद सूत्र नाम की एक पाक कला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय व जीवन प्रत्याशा में उछाल आया है। वर्ष 2021 में भारतीय की जो औसत जीवन प्रत्याशा दर थी वो 62.7 वर्ष थी, और एक साल बाद 2022 में बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई है। अर्थात जो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज में काफी अच्छा सुधार हुआ है। और भारतीयों की सकल जो आय थी, राष्ट्रीय आमदनी थी, वो $6,951 दर्ज की गई है। इस लिहाजा से
एक वर्ष में जो भारतीयों की आमदनी है उसमें 6.3% की वृद्धि हुई है। अब ये सब क्यों, उससे क्या फायदा होगा? मानव विकास सूचकांक में ये दोनों आयाम जोड़े जाते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा दर और प्रतिवर्ष जो आय है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले सुधार आया है। 2021 में 193 देशों में 135 थी और 2022 में ये सुधर कर 134 हो गई है। और 2021 में 191 देशों में लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग 122 थी और इस वर्ष 2022 में अर्थात 193 देशों में 14 पायदानों का सुधार होकर 108 हो गई है। अगला देखते हैं, ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास। जनवरी 2024 में त्रिपुरा सरकार ने मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित कर दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भू शरणार्थियों और त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 35,000 से ज्यादा ब्रू रियांग शरणार्थियों को स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस समझौते के तहत ब्रू रियांग शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की एफडी दी जाएगी और 40 से 30 फीट का प्लाट दिया जाएगा और 5,000 रुपए प्रति माह की नगद सहायता 2 वर्षों तक दी जाएगी। 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 13 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें जो श्रेणी है वह स्वच्छ शहर, स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षित शहर और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, इन श्रेणियों में दिया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ, अर्थात बर्बादी से समृद्धि की ओर। और इस वर्ष इंदौर और सूरत को स्वच्छ शहर श्रेणी में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इंदौर लगभग लगातार पिछले 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान पे था, इस बार उसको सूरत के साथ शेयर करना पड़ा। और स्वच्छ शहर में तीसरे स्थान पे नवी मुंबई रहा। और 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले स्थान पे, पाटन और लोनावाला दूसरे तीसरे स्थान पे। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में वाराणसी और प्रयागराज को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे तीसरे पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहा है। सबसे स्वच्छ छावनी जो है वो मध्य प्रदेश की जो महू छावनी बोर्ड है वो सबसे स्वच्छ छावनी कैंटोनमेंट घोषित हुआ है। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। और इसका कारण क्या है कि चंडीगढ़ में अब ऑटोमेटिक मशीन से ही सीवरेज की सफाई की जाती है। और विदित हो कि वर्ष 2016 में सिर्फ 73 शहरों को शामिल किया गया था। इस बार 4,477 शहरों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, चलिए इसको बाद में देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर अब विजयपुरम। अब पोर्ट ब्लेयर को जो है कि राजधानी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम अब विजयपुरम कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया? स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और अंडमान निकोबार द्वीप में जो उसकी भूमिका थी उसको, उसके कारण। भारत निर्वाचन आयोग और उज्बेकिस्तान निर्वाचन आयोग में जो समझौता हुआ है, हाँ इसके पहले वाला जो पॉइंट था, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक नामक रिपोर्ट जारी की। उसमें पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। और सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। 2013-14 में अर्थात मोदी जी के आने के पहले 29.17% गरीब थे और 2022-23 में अब ये केवल 11.28% लोग ही गरीब रह गए हैं। बाकी सभी लोग अमीर होकर के कार के बड़े बड़े शोरूम के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। गरीबी से मुक्त हुए लोग उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़, राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आकर के अमीर बन चुके हैं। भारत में गरीबी का अवमूल्यन।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत में 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है पिछले 15 सालों में, और 41.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। गरीबों की आबादी 5-6 में 55% थी, जो 19 से 21 में घट के 16.4% ही रह गई है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद अक्टूबर 24 में भारत सरकार ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है जो उत्खनन में निकला था बाहर, और 400 एकड़ भूमि पे ये बनाया जाएगा। गुजरात सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका विकास किया जाएगा। और इसको क्यों बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की समुद्री विरासत को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली में जमैका मार्ग, सितंबर 2024 में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क को जमैका मार्ग इसका नाम रख दिया जाएगा। शीतल देवी और राकेश कुमार, सितंबर 24 में पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी और राकेश कुमार को जो है मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकॉन के रूप में दल में शामिल हुए। इन्हें दिव्यांगों के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता पर सहमत दे दी है। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है। यह कानून राज्य के सभी नागरिकों को उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति, विरासत कानून जो है से जोड़ता है। यह विवाह, बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला और तलाक जैसी प्रथाओं को भी संबोधित करता है। यह संपत्ति के अधिकार, समान विवाह योग आयु, समान विरासत अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है भील प्रदेश की मांग। एक नए प्रदेश की मांग उठ गई है। राजस्थान और उसकी पड़ोसी राज्यों से एक अलग होकर एक भील राज्य बनाने की मांग की जा रही है। भील जो है भारत में सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, एसटी। उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलियाई जनजातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं। ये मुंडा और भारत की एक अन्य वन्य जनजाति का मिश्रण है, जो द्रविड़ मूल की भाषा जो है भीली बोलते हैं। राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर उस जमाने में इनका शासन हुआ करता था। प्रेरणा स्थल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद परिसर में एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। और ये हमारे जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि संसद परिषद में अलग अलग जगहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों को एक स्थान पर लाकर के प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा, जहां श्रद्धांजलि लोग एक साथ सभी को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और QR कोड वहां पे लगाए जाएंगे, जिससे महापुरुषों की जीवन गाथा से प्रेरणा भी ले सकेंगे। पिन कोड MH1718। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। एक साल के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज्यादा पत्र और मेल पोस्ट किए गए थे। 1988-89 में दक्षिण गंगोत्री बर्फ में डूब गया, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन में इसकी एक और शाखा खोली गई। और इसके लगभग 40 वर्ष बाद डाक विभाग डाकघर की दूसरी शाखा खोल रहा है और इसको नया पिन कोड दिया गया है MH1718। आप चाहें तो वहां पे पत्र भेज सकते हैं। अंटार्कटिक स्थित डाकघर को भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPR को भेजा जाता है, जो भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल एजेंसी है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति।
1 मार्च 2024 को भारत सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र अर्थात पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए सुविधा प्रदान की थी और चुनाव नियमों में इसका संशोधन किया था। फिर 23 अगस्त 2023 को इन नियमों में संशोधन करके पात्रता को 85 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया था, अर्थात उसमें और ज्यादा लोग शामिल हो गए थे। अब देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 1.75 करोड़ है और 80 से 85 वर्ष में 98 लाख है, अर्थात लगभग जो है 1.5 गुना जो है लोग उसमें बढ़ गए। तो अब 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं उनको मत करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत किसी को माध्यम से भिजवा सकते हैं। एक वाहन एक फास्टैग, ये बहुत चर्चा में रहा था उस समय। ये 15 जनवरी 2024 को NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग के उपयोग को खत्म करना है। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा किया कि बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण KYC वाले फास्टैगों को 31 जनवरी 2024 को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसमें होता क्या था कि किसी ने एक फास्टैग बनवा लिया अपनी किसी गाड़ी पे और फिर उसको स्क्रीन पे चिपकाया नहीं, और मौके पे जब हमें दूसरी गाड़ी ले जाना हुआ तो फास्टैग हमने उसका रख लिया, गाड़ी दूसरी लेके चले गए और जब टोल प्लाजा पे पहुंचे तो उसको आगे कर दिया शीशे के आगे और स्कैनर ने वही रीड कर लिया। तो इससे हमें 2-4 जो ये फास्टैग है वो नहीं खरीदने पड़े उन लोगों को। तो सरकार ने ये व्यवस्था समाप्त कर लिया है, अब एक गाड़ी के लिए केवल एक फास्टैग ही होगा। तो मित्रों, ये वाला सेक्शन था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। थोड़ा लंबा था वीडियो, लेकिन इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है और इसमें से 2-4 पॉइंट तो काफी महत्वपूर्ण लगे मुझे, परीक्षा में आ सकते हैं। तो मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। इसी तरह की परीक्षा उपयोगी वीडियो हम एक के बाद एक डालते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।